हेलो एवरीवन, आज हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी और हम देखेंगे क्लास 8 का चैप्टर 4 कृषि। तो देखिए, एग्रीकल्चर जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी मैंने एनालिसिस किया है अपने इसका पेपर का, तो आप देखेंगे एग्रीकल्चर से बहुत क्वेश्चन आने लगे हैं। तो रिसेंट न्यूज़ में भी जो है और पुराना भी, आपको एग्रीकल्चर टॉपिक तो अच्छे से पढ़ना है। और देखिए, ज्योग्राफी में भी आता है, इकोनॉमिक्स में भी आ जाता है ये सेम टॉपिक। तो हम देखते हैं, चलिए स्टोरी हम स्किप करते हैं। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आप गेहूँ ऐसे ही पेड़ से तोड़ के तो नहीं खाते हैं ना, तो उससे फिर कुछ बनता है, फिर उससे ब्रेड बनती है। मतलब तो जब पौधे से परिष्कृत उत्पाद बनता है तो उसमें 3 तरीके की आर्थिक क्रियाएं शामिल होती हैं। इन जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं बोलते हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। तो प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है? देखिए, जो हम फर्स्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्राकृतिक संसाधन जो भी है, या तो हम उनका उत्पादन कर रहे हैं, निष्कर्षण कर रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी क्रियाएं क्या आती है? प्राथमिक क्रियाएं। जैसे एग्रीकल्चर कर रहे हैं हम, या फिर फिशिंग कर रहे हैं, तो ये सब प्राथमिक क्रियाओं में आते हैं। तो कृषि, मत्स्यन और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीय क्रिया इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। अब देखिए, मान लीजिए कि हमने पहले क्या करा, कोई चीज़ उगाई, ठीक है, एग्रीकल्चर किया, तो वो प्राथमिक क्रिया हो गई। फिर हमने क्या किया, उसका प्रसंस्करण कर दिया, मतलब उसका कुछ और बना दिया, जैसे ब्रेड बना दी, तो वो हो गई द्वितीय क्रिया। इस्पात निर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। जैसे हमने कपास उगाया, प्राथमिक क्रिया, कपड़ा बनाया सेकंड, ठीक है, द्वितीय क्रिया। तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। अब देखिए, जैसे कि कोई चीज़ हमने उगा ली, फिर उसको कुछ और बना लिया, अब उसको यहाँ वहाँ लेके भी तो जाना है, तो वो तृतीय क्रियाओं में आता है, जो इन दोनों को सहायक सहायक कार्य होता है, सेवा कार्य होता है। जैसे यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा। कुछ काम करना है तो पैसा भी चाहिए, पैसे का जोखिम होता है, तो बीमा, विज्ञापन भी करते हैं, तो ये सब तृतीय क्रियाओं में आते हैं। शब्द उत्पत्ति। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर या एग्री, जिसका अर्थ मृदा, और कल्चर, जिसका अर्थ कृषि करने से है, ठीक है। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहता है शब्द उत्पत्ति, लेकिन एक बार आप पढ़ लीजिए। कृषि, अब देखिए, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। भारत में 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। देखिए, इंसान ने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया था? कृषि स्टार्ट करी थी, एग्रीकल्चर, ठीक है, प्राचीन समय में। लेकिन अब आपको आश्चर्य होगा कि अभी भी विश्व के 50% लोग इसी पर निर्भर है, कृषि पर। और भारत में 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि में आपको पता है कि फल सब्जी उगाते हैं, ठीक है, सब्जी, फूल या पशुधन पालन शामिल होता है। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, क्या होता है कि एग्रीकल्चर वहाँ अच्छा हो पाता है जहाँ पे क्या है, उसके अनुकूल मृदा हो, जलवायु हो, और जिस भूमि पर हम फसल उगाते हैं उसे कृषिगत भूमि कहते हैं। ये तो कॉमन बात है। आप मैपसेट पे देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहाँ फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। तो देखिए, कहाँ कहाँ पर, यहाँ पर जो आपको ग्रीन एरिया दिख रहा है वो वहाँ एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है। देखिए, इंडिया में कितना ग्रीन एरिया है। सॉरी, चाइना में आप देख सकते हैं, है ना, यूरोप में, अमेरिका में, कई जगहों पर। अब आप देख सकते हैं कल्चर, और इसका अलग अलग मीनिंग हो जाते हैं, उसमें चीज़ें छोड़ो। तो अगर इसमें एग्री जोड़ते हैं तो एग्रीकल्चर मतलब कृषि, ठीक है। मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान और कला है, इसे खेती भी कहते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर आपको सबको पता है। सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम उत्पाद, ठीक है। एसएस से या थोड़ा सा कनेक्ट कर लीजिए, सेरीकल्चर और रेशम, ठीक है। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, ये कृषक की आय में पूरक हो सकता है। तो जो रेशम के जो कीट होते हैं, वो आपको पता है, कीड़े वो रेशम बनाते हैं। पीसीकल्चर मत्स्य पालन, ठीक है, मतलब फिश करते हैं, ठीक है, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन, फिशिंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं पिसी ठीक है। इसको ऐसे याद रख लिया, कोई फिश जो है वो पिस जाती है तो पिसी कल्चर,
विटीकल्चर अंगूरों की खेती, ठीक है, विटी से याद रखिए, अंगूरों की खेती को कहते हैं विटीकल्चर। हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों फूलों फलों को जब हम उगाते हैं तो इसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। कृषि तंत्र, देखिए कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज उर्वरक मशीनरी और श्रमिक है। देखिए एग्रीकल्चर ऐसे मत सोचिए कि ऐसी चीज़ है, एग्रीकल्चर पे जब इतने लोग डिपेंड हैं तो अगर एग्रीकल्चर से फ़ायदा होगा तो देखिए उतने लोगों की इनकम बढ़ेगी, इसलिए एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट भी होती है। इसमें क्या है, इस महत्वपूर्ण निवेश कौन सा होता है, इसमें बीज डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, मशीनरी और श्रमिक होता है। ये एक तरीके का इसको कृषि तंत्र या खेती को एक तंत्र के रूप में देखते हैं। जुताई बुआई सिंचाई निराई कढ़ाई इनकी कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गत के अंतर्गत फसल ऊन डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। सही कई सारी क्रियाएं होती है, जैसे कि इधर पे आपको इसमें भी दिख रही है, रसायन बीज मशीनरी निवेश होता है, प्रक्रम दिख रहा है और निर्गत दिख रहा है। प्रक्रम क्या है, जुताई बुआई छिड़काव जो कर रहे हैं वो एक प्रक्रम है, प्रक्रिया है। और निर्गत क्या है, फसल एंड में आती है तो वो एक निर्गत है। निवेश क्या था, मशीनरी बीज और रसायन, आप चित्र में देख रहे होंगे। मानवीय निवेश देख सकते हैं। भौतिक निवेश क्या होगा, सूर्य प्रकाश तापमान ढाल मृदा वर्षा, ये भौतिक निवेश में आ गए। मानवीय निवेश में आ गया भंडारण श्रम मशीनरी रसायन। अब देखते हैं कृषि के प्रकार कितने टाइप की होती है। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दिशाओं उत्पाद की मांग श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि मुख्यतः दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। कृषि टू टाइप्स की होती है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। अब एक रोचक तथ्य देखते हैं, जैविक कृषि। इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़क नाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता। देखिए क्या हो गया ना कि जब एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए उसमें बहुत सारे रासायनिक खाद डाले गए तो उससे क्या हुआ, मतलब लोगों को कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम आने लगी है ना। तो अब जैविक कृषि की तरफ पे जा रहे हैं कि हम नेचुरल, एक तरीके से समझ लीजिए नेचुरल खेती समझ लीजिए, ठीक है, उसी को जैविक खेती जैविक कृषि बोलते हैं। अब लोग उसी की तरफ जा रहे हैं। देखिए निर्वाह कृषि क्या होता है, देखिए वैसे बता देती हूँ। निर्वाह कृषि मतलब एक किसान उतना उगाता है कि वो अपने लायक चला लेता है, ठीक है, उसको निर्वाह कृषि बोलते हैं। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। मतलब जो उसका परिवार है उसके लिए वो उतना ही उगा पा रहा है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। देखिए जो ये टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो निम्न स्तरीय होती है और जो घर के लोग होते हैं वही काम करते हैं। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्या होती है गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वरक मृदा वाले खेतों में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती है, अन्य फसलों में गेहूं मक्का दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। तो क्या होता है, किसान छोटी जगह पे साधारण औजार होते हैं और अधिक श्रम से वो खेती करता है, ठीक है। एक वर्ष से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। जैसे चावल मेन होती है, ठीक है, अन्य फसलें हो सकती है गेहूँ मक्का दलहन और तिलहन। ये कहाँ पे फेमस है, दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया में प्रसिद्ध है, मानसूनी प्रदेशों में। और देखिए आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चरवासी पशुचारण शामिल है। देखिए जो लोग पशु चराते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं वो, या स्थानांतरित कृषि मतलब एक जगह कृषि करी फिर दूसरी जगह, तो वो आदिम निर्वाह कृषि होती है। स्थानांतर कृषि क्या होती है, अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों उष्णकटिबंधीय अफ्रीका दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है और मक्का रतालू आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन और दहन कृषि के रूप में जाना जाता है। देखिए क्या होता है ना, पहले ये होती कहाँ है, तो ऐसी जगह पर होती है जहाँ पर क्या होता है बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत जल्दी पेड़ उगाते हैं जैसे अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्र हो गए, है ना। ऐसी जगह आएगी ना जहाँ पे आप समझ रहे हो जो हमारे इक्वेटर के आसपास का क्षेत्र हो गया। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका दक्षिण पूर्व एशिया उत्तर पूर्वी भारत में होती है, भारत में का उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होती है।
तो क्या करते हैं, पहले यहाँ पे बहुत सघन वन होते हैं तो पहले इनको काट देते हैं, वनों को जला देते हैं, ठीक है, और उसको साफ़ कर देते हैं, और जो राख होती है उसे मृदा में मिला देते हैं। और यहाँ पर कैसी फसलें होती है, मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसी फसलें होती हैं। कुछ समय बाद जब भूमि थोड़ी सी अनुपजाऊ होने लगती है तो क्या होता है, वो भूमि छोड़ देते हैं और दूसरी जगह ये काम करते हैं। इससे क्या होता है, वनों का बहुत नुकसान होता है। इसको कर्तन और दहन कृषि भी बोलते हैं। स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। इसके विश्व में अलग अलग नाम हैं, जैसे झूमिंग, उत्तर पूर्वी भारत में इसे कहते हैं झूमिंग, ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखिए ये नाम क्योंकि एग्जाम्स में आते हैं। मैक्सिको में मिल्पा, से याद रखिए, मैक्सिको में मिल्पा। रोका ब्राज़ील में, ठीक है, ब्राज़ील में ये रुक, ऐसे ही याद रखिए कि कृषि रुकती नहीं है, तो रोका ब्राज़ील में, मिल्पा से मैक्सिको में, लद्दाख मलेशिया में। लद्दाख कहाँ है, मलेशिया में, याद रखिए। मलेशिया में एल आ रहा है, लद्दाख ऐसी कुछ याद करना पड़ता है कनेक्ट करके, अदरवाइज़ आप बिल्कुल भूल जाएंगे। तो लद्दाख मलेशिया में, और इनको बार बार रिवीजन करना पड़ता है, ठीक है। और ये जो फैक्ट वाइज चीज़ें होती है ना, याद करने का और तरीका नहीं होता है, या तो रिवाइज करिए या तो कनेक्ट करिए। जलवासी पशु चारण, सहारा के अशुष्क, अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधा और भूभाग की प्रक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारण मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियाँ पालते हैं। ये पशुचारकों उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। तो चरवासी पशुचारण क्या होता है, इनके बहुत सारे जानवर होते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो एक जगह का मतलब उनके चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। ये सहारा के जो शुष्क क्षेत्र है वहाँ, मध्य एशिया और भारत के जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। तो इन जानवरों पर ये निर्भर होते हैं, इनसे बहुत चीज़ें मिलती हैं, दूध, मांस, ऊन, खाल, ये सब इन्हें मिलता है, ठीक है। अब वाणिज्यिक कृषि क्या होती है, वाणिज्यिक कृषि ऑब्वियसली जिससे मतलब आप कमा रहे हैं, एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है, ठीक है, बेचने के लिए हम वो कृषि करते हैं। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग, देखिए निर्वाह कृषि में क्या था, निर्वाह से याद आ रहा है कि वो उस पर डिपेंड है, उनका फैमिली है ना, वो अपनी फैमिली लाइक ही उगा रहे हैं। वाणिज्यिक कृषि में क्या है, वो जाके बेच भी रहे हैं। इसमें क्या है, ज़्यादा क्षेत्र होता है और ज़्यादा पूंजी का उपयोग करते हैं। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। और देखिए बहुत बड़े क्षेत्र पर इंसान अकेला तो कर नहीं सकता, मशीनें यूज़ होती हैं। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। तो इनको देखेंगे ये क्या है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूँ और मक्का समान रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र है। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धमान को बाधित करती है, जो केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। तो वाणिज्यिक अनाज कृषि क्या होती है कि पहली बात कि हम उसे बेचने के उद्देश्य से उगाते हैं। इसमें कौन सी फसल आती है, जैसे गेहूँ और मक्का इनमें ज़्यादा आती है। कहाँ होती है ये, उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया का जो शीतोष्ण घास के मैदान है वहाँ पर, ठीक है, और बहुत बड़े क्षेत्र में होती है। लेकिन क्या होता है कि बहुत जो ठंड का समय होता है वो ज़्यादा होता है, तो इस कारण एक ही फसल उगाते हैं। अब देखिए इधर पे गन्ने की रोपण कृषि। मिश्रित कृषि क्या होता है, में भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। तो यहाँ पे क्या है, जो भूमि का उपयोग भोजन के लिए, चारे की फसलें उगाने, मतलब 2-3 चीज़ों के लिए भूमि हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे पशु भी पाल रहे हैं। तो ये कहीं यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड यहाँ पर फेमस है। रोपण कृषि। रोपण कृषि क्या होता है, वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। तो रोपण कृषि क्या होती है, देखिए मेनली हमें यहाँ क्या, जैसे कि चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, केले हो गए, रबड़, काजू, ये सब हम यहाँ पर कपास की एक फसल ही उगाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए और बहुत ज़्यादा श्रम चाहिए है, और जो इनके प्रसंस्करण क्षेत्र आसपास ही होते हैं, ठीक है।
इसलिए परिवहन जाल का भी यहाँ पे विकास होता है। तो जो विश्व के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, देखिए वहीं पर ये रोपण कृषि होती है। तो आज इसके एग्जाम्पल जैसे मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा यानी कॉफ़ी, भारत और श्रीलंका में चाय उगाते हैं। अब देखिए मुख्य फसलें। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती है। गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। तो देखिए कुछ फसलें जो होती हैं वो हर जगह ज़्यादा स्तर पर उगाई जाती है, क्योंकि हमें क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है तो उनकी आवश्यकताओं को भी पूरा करना है। तो फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए ये जो हमारे कृषि आधारित उद्योग होते हैं उनके लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराती हैं। जैसे कि गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा क्या है, मुख्य खाद्य फसलें हैं जिन्हें हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं, मतलब इनसे कुछ कपड़ा है, सामान बनता है। चाय और कहवा मुख्य पेय पदार्थ हैं, चाय और कॉफ़ी हम पीते हैं। चावल, अब देखिए ये विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। चावल देखिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब मुख्य खाद्य फसल है। ये उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि ये डिटेल दे देंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, थोड़े गर्म क्षेत्रों में ये मुख्य आहार होता है, ठीक है, वहीं उगता है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यक होती है। अब देखिए चावल उगाने के लिए पानी बहुत चाहिए है, तो और अधिक आर्द्रता और मतलब हाई टेम्परेचर यहाँ के लिए चाहिए। यह फसल चीकायुक्त जलोढ़ मृदा, जिसमें जल रोकने की क्षमताओं में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। तो मृदा कैसी चाहिए है, चीकायुक्त जलोढ़ मृदा, जिसमें क्या है, जल अच्छे से रोक सके, वैसी मृदा हमें चाहिए है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। चावल उत्पादन में अग्रणी कौन है, तो चीन है। ये लेटेस्ट डाटा आपको अपडेट भी करने होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र आते हैं। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश हो गया, वर्ष में वो 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे अपना चैप्टर। थैंक यू, बाय।